हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं उसमें हम देखेंगे कि भारत में दहेज की समस्या यानी प्रॉब्लम्स ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया। दहेज प्रथा वर्तमान युग में एक गंभीर वैवाहिक समस्या बन गई है। अगर हम देखें तो शिक्षा का प्रसार और जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ दहेज की समस्या घटने की बजाय और अधिक बढ़ी है। आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ते रहते हैं कि किस तरह से नववधुओं पर अत्याचार होते हैं। आज हम देखें तो दूल्हा एक तरह से बाजार में खड़ा है और उसकी बोलियां लगाई जा रही हैं कि आपको जिस तरह का वर चाहिए उस तरह का आप राशि दें और उस वर को प्राप्त करें। यानी आज कुछ परिवार इस तरह से अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं वे इसलिए पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा इसलिए देते हैं अपने लड़कों को ताकि विवाह में उन्हें अधिक धनराशि दहेज के रूप में मिल सके। अगर दुल्हन दहेज के बिना अपने ससुराल जाती है तो उसे आदर नहीं मिलता और उस पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो दहेज प्रथा जिस विकृत रूप में आज है उस रूप में यह हिंदू समाज के इतिहास में कभी नहीं रही। अगर हम वैदिक ग्रंथों को देखें तो वैदिक काल में कन्या को विवाह के अवसर पर जो आभूषण और वस्त्रों से उसको जो तैयार किया जाता था, साथ ही कुछ धनराशि देकर उसे पति के साथ विदा करने की प्रथा थी। इसी तरह की प्रथा स्मृति काल में भी रही और रामायण तथा महाभारत में भी दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। लेकिन हम ये ध्यान दें कि उस समय प्राचीन भारत में दहेज प्रथा के लिए किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं किया जाता था। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन या बहुमूल्य वस्तुएं या संपत्ति वर पक्ष को प्रदान करता था। आज हम देखें कि पहले जो दहेज था वो उच्च जातियों तक ही सीमित था, लेकिन आज निम्न जातियों में भी दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ गया है और इसके कारण भारत में जो दहेज के भूखे भेड़िए हैं वो उन्होंने विवाह की पवित्रता को समाप्त कर केवल लाभ का सौदा बना दिया है। कानून हमारे देश में बने हैं लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं हुए हैं। विवाह का जो पवित्र बंधन का रूप जिसका आधार था पारस्परिक प्रेम, संयोग एवं विश्वास, उसको इन दहेज रूपी लोगों ने दरकिनार कर दिया है। अब हम देखेंगे कि दहेज है क्या। दहेज अगर हम एक सामान्य भाषा में कहें तो उस राशि, वस्तुओं या संपत्ति से को कहा जाएगा जिसे कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करता है। चार्ल्स विनिक तथा मैक्स रॉडिन कहते हैं
कि दहेज की परिभाषा उन बहुमूल्य वस्तुओं या संपत्तियों के रूप में दी है जो वर पक्ष विवाह के समय कन्या पक्ष से प्राप्त करता है, परंतु ये दहेज के सही अर्थ नहीं है। अगर हम माता पिता के धार्मिक परंपराओं से प्रेरित होकर स्वेच्छा से कन्या व वर पक्ष को कुछ धन या मूल्यवान वस्तु प्रदान करते हैं तो उसे दहेज नहीं कहा जा सकता। उसी तरह हम एक और डेफिनेशन देखेंगे। फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं दहेज के लिए कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों को दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में दहेज को किस तरह से परिभाषित किया गया है। दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जो विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक ने दूसरे पक्ष को या विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह के बाद विवाह की शर्त के रूप में देना मंजूर किया हो। अतः हम कानूनी रूप से दहेज का अर्थ देखें तो किसी भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तुओं से है जिसे विवाह की एक शर्त के रूप में विवाह से पहले या विवाह के समय या उसके पश्चात एक पक्ष दूसरे पक्ष को पक्ष के लिए देना आवश्यक होता है। दहेज के कारण देखेंगे कि दहेज प्रथा के कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण हम देखें अनुलोम विवाह, यानी अनुलोम विवाह के चलन से उच्च कुल के लड़कों की मांग बढ़ती गई है और उच्च कुल के लड़कों की मांग बढ़ने से लड़कों के जो परिवार वाले हैं वो ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी धनराशियों की मांग करने लगे हैं और इस प्रकार से इस प्रथा का उदय हुआ। क्योंकि लड़के कम थे, उच्च कुल के लड़कों की उच्च कुल के लड़के से हर कोई विवाह करना चाहता था और लड़कों की मांग बढ़ती गई, जिसके कारण दहेज प्रथा का चलन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं अंतर्विवाह। अंतर्विवाह के नियमों के कारण किसी भी कन्या को विवाह उसी की जाति या उपजाति के पुरुष से करना आवश्यक है। इसके कारण क्या हुआ कि विवाह का क्षेत्र एक सीमित हो गया और अगर किसी जाति के भीतर योग्य वरों की संख्या कम हो गई और संख्या कम होने से उनके मूल्यों में वृद्धि हो गई और मूल्यों में वृद्धि होने से दहेज प्रथा विकसित हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का शोषण। हम स्मृति काल से देखें कि जो स्त्रियों की स्थिति है वह अत्यधिक दयनीय थी और संयुक्त परिवारों में जो नई दुल्हनें थीं उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। ऐसी परिस्थिति में माता पिता ये चाहते थे कि उनकी बेटी को प्रताड़ित ना किया जाए, उसे अधिक से अधिक दहेज देने लगे ताकि उसके परिवार में उसकी प्रतिष्ठा
और अधिक बढ़ जाए। इससे प्रारंभ में तो लाभ हुआ, किंतु आगे चलकर यह एक धन प्राप्त करने का साधन बन गया। इस कारण भी दहेज प्रथा का चलन हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विवाह की अनिवार्यता। अगर हम भारतीय समाज में देखें और खासकर हिंदू धर्म में देखें तो कन्या का विवाह करना हर एक माता का एक अनिवार्य धार्मिक कार्य बताया गया है। धार्मिक विचारों के कारण पुण्य की प्राप्ति, पाप के वह से विवाह एक अनिवार्य कार्य हो गया। परंतु विवाह की इस अनिवार्यता ने कन्याओं के पिताओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना दी। अगर कन्या कुरूप एवं विकलांग है तो ऐसी कन्याओं से कोई भी पुरुष विवाह नहीं करना चाहता था। तो उन्हें विवाह के लिए मनाने के लिए जब किसी पुरुष को आर्थिक लाभ दिया जाता था तो आर्थिक लाभ लेके वो इस तरह की कन्याओं से विवाह करते थे और इसी ने आगे जाके दहेज का रूप ले लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं धन के महत्व में वृद्धि। वर्तमान जो हमारा समाज है, वर्तमान जो विचारधारा चल रही है वो भौतिकवादी विचारधारा है। यहाँ जन्मों पर आधारित परिस्थिति नहीं है और धन का महत्व बढ़ गया है और दहेज प्रथा है वो और अधिक सशक्त हो गई है। आज जो धन है वो प्रतिष्ठा का आधार हो चुका है। इस कारण हम देखते हैं कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार भी आज लाभ का साधन समझने लगे हैं कि अगर व्यक्ति को जितना अधिक दहेज मिलेगा उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ेगी। और साथ ही हम देखते हैं कि काले धन की वृद्धि ने भी दहेज को बढ़ावा दिया है। उसके पश्चात हम देखते हैं महंगी शिक्षा प्रणाली। वर्तमान में हम देखें कि माता पिता अपने बच्चों को उस शिक्षा, विशेषकर कुछ टेक्निकल एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन अगर दिलाते हैं तो उसमें काफ़ी धन खर्च होता है और इस धन की प्राप्ति वे विवाह के द्वारा कन्या के माता पिता के द्वारा करना चाहते हैं और जिसे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज की मांग करते हैं कि शिक्षा के लिए लिए गए ऋण की भुगतान वो दहेज के द्वारा करना चाहते हैं और इस कारण वे दहेज की मांग करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि जो उनकी प्रतिष्ठा और शान का प्रदर्शन करने के लिए भी लोग अधिकाधिक दहेज लेते हैं एवं देते हैं और लेने और देने वाले दहेज के लेन देन में आज एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा बन गई है और प्रदर्शन कर झूठी प्रतिष्ठा करते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं एक पापपूर्ण चक्र है। दहेज ऐसा पापपूर्ण चक्र बन गया है जो स्वचालित है, उसे चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण इस चक्र को रोकना इतना सरल नहीं है। अधिकांश लोग अपने लड़कों के विवाह में अधिकाधिक दहेज की मांग इसलिए करते हैं
क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी कन्याओं के विवाह के लिए दहेज देना पड़ता है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से इस प्रथा की उपेक्षा करना कठिन हो जाता है और ये चक्र बिना रुके गतिमान रहता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यातायात के साधनों की उन्नति और विकास हुआ है और नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जाति एवं उपजाति के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हो गई है और ये लोग दूर दूर फैल गए हैं। इस कारण अपनी ही जाति या उपजाति का वर ढूंढना कठिन हो गया और फलस्वरूप दहेज प्रथा को बढ़ावा मिला। दहेज प्रथा का चलन आज हम देखें एक सामाजिक प्रथा के रूप में पाया जाता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वह अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करता है। आज के युग में हम देखते हैं कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा इस तरह बढ़ गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुखों की ओर अग्रसर है। अतः व्यक्ति की इच्छा किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की होती है और इसी कारण वह दहेज के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो आज हम ये देखते हैं कि दहेज प्रथा के कारण क्या थे। कल हम देखेंगे दहेज प्रथा के दोष एवं कुप्रभाव। धन्यवाद।